दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर चुनाव परिणामों को लेकर के चर्चा हमारी जारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में एक नया पैनल, नए मेहमान आज के इन आ रहे परिणामों पर विश्लेषण देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एम के अग्रवाल हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं। डॉक्टर एम के अग्रवाल लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजशास्त्री भी हैं। उत्कर्ष सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सिद्धार्थ कलहंस जी हैं हमारे साथ, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुगल किशोर जी हैं। ये हमारा पैनल है जो अब तक आए हुए परिणामों पर अपना विश्लेषण देगा। जिस तरह से रुझान बता रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। ये रुझान है, ये रुझान परिणामों में बदलेंगे, लेकिन जो रुझान दिखाई देता है, स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो परिणाम होगा वह इन रुझानों के आसपास रहेगा। एक बार फिर आपने टीवी स्क्रीन पर जो लीड्स है, 544 सीटों की लीड्स हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसमें अभी तक जो है, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 19 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर, टीएमसी 22 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वहां पर कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। उन 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को पूरे अगर लोकसभा सीटों को देखें तो 349 सीटों पर भाजपा ने अब तक बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने 97 सीटों पर बढ़त बनाई है। एसपी बीएसपी मिलकर 19 सीटों पर हैं, सीपीआई 2, सीपीएम 3 और अदर्स के खाते में भी 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक ऐसा चुनावी परिणाम है जो निश्चित तौर पर फिर से विश्लेषण करने के लिए मजबूर करता है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में थे, चुनावी मैदान में थे, जिनके अपने वादे थे, जिनके अपने दावे थे, लेकिन जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है अपनी मोहर लगाई है और कहीं न कहीं यह पूरा जो है परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखा। और इस वक्त हमारे पास जो खबर है उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2.5 लाख वोटों से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। एक निर्णायक बढ़त है लोकसभा सीट के लिए। नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है वाराणसी से उम्मीदवार थे और दूसरी बार भी जनता ने उनको, जिसको कहते हैं कि ठोक के वोट दिया है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये रुझान आया है, इस पूरे रुझानों को अगर हम विश्लेषित करें तो थोड़ा सा 2 माह पहले जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम का एजेंडा रखा था कि हमने किया क्या है और करेंगे क्या, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी की बात पर ज़्यादा किया है। देखिए, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल के नाते जिस प्रकार से एजेंडा लेकर के आई जी, और जिस तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, ये दोनों के बीच मिसमैच काफ़ी कुछ रहा है, शुरू से मिसमैच रहा है। और ये कहा जाए कि अगर हम उनके एजेंडा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे एजेंडा देखिए, चाहे चेहरा देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा को कॉपी करते नजर आए जी। आप किसानों के मुद्दे पर देखिए, यदि भाजपा ने उनको दिया कुछ जी, तो कांग्रेस ने कहा हम बढ़ करके देने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हम कैसे किसानों की व्यवस्था को आगे ले जाएंगे। मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक रूरल डिस्ट्रेस की बात बहुत दिनों से होती चली आ रही है। पिछले 15 साल से लगभग ये विशेष रूप से चर्चा में रहा है। और उसके बावजूद फिर कांग्रेस ने एक और जुमला जो रखा, वो रखा कि हम वादा निभाएंगे। इससे एक मैसेज ये गया कि क्या अब तक का जो वादा हमारा रहा, यानी निभाने के लिए नहीं किया था क्या? अगर वो कहते कि हम वादा निभाते रहेंगे पहले की तरह, शायद कुछ मैसेज पॉजिटिव जाता। फिर इसी तरह से रिलीजियस बैकग्राउंड पर अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो यू टर्न लेते हुए नजर आए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का लॉस होता हुआ नजर आया वहां पर, जिससे कांग्रेस मार्जिनलाइज होती चली गई। और आज उसी की हालत है कि अमेठी शायद आज के चुनाव का सबसे चर्चित सीट बन गया है कि उसमें जीत हार को लेकर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। लगभग और कोई सीट इतनी चर्चा में नहीं, 3,500 वोटों का अंतर है। सुबह से यही चर्चा लगभग चल रही है। वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है लगातार जो है अभी आगे हैं राहुल गांधी से। उत्कर्ष जी, जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान समूचे विपक्ष ने एक बड़ा जोर शोर में आवाज उठाई, झूठ 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 झूठ, लेकिन जनता कह रही है सही सही सही। बिल्कुल, देखिए, पूरे कैंपेन में अगर आप देखिए तो जब राहुल गांधी आए थे मोदी को चुनौती देने के लिए, तो उन्होंने चौकीदार ही चोर है का नारा लगाया जी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत स्मार्टली इस नारे को अपने पक्ष में पलट लिया। और मैं भी चौकीदार वाला जो पूरा कैंपेन चला, तो विपक्ष ने जिस तरह से घेरने की कोशिश की थी, उसी को
नरेंद्र मोदी ने अस्त्र अस्त्र बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने और विपक्ष की गाली को ही हथियार बना लिया। वो हथियार बना लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस मसले की धार जो है कुंद हो गई। दूसरा, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे चुनाव में हर चरण के बाद समीक्षा की जी, और समीक्षा के बाद नई रणनीतियां बनाई। विपक्ष एक रणनीति लेके चल रहा था और उसी को वो आखिर तक चल रहा था। तो फीडबैक्स के साथ जो रेक्टिफिकेशन करने वाली जो बात होती है, अगर उत्तर प्रदेश को आप देखें तो उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं, पहले चरण में जो सीटों पे वोटिंग हुई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी रणनीति को तब्दील किया और उसके बाद फिर आगे के चरणों में वो लगातार बढ़त पर है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं एक स्टेग्नेशन में फंस गया अपनी रणनीति को लेकर के, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को आखिर तक एक पेस और एक बहुत जबरदस्त टीम वर्क के साथ काम करना शुरू किया था, जो उसको कंटिन्यू रखा है। तो अगर इन नतीजों के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो हमको ये लग रहा है, बहुत सीधी बात है, कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मैकेनिज्म था, जो पूरा तंत्र था, वो लगातार सक्रियता के साथ चीजों को समझ रहा था और उस हिसाब से तब्दीली कर रहा था। बिल्कुल कलहन जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार है, उत्तर प्रदेश भी जातीय समीकरणों का और कहें तो जो जातीय जकड़न है वो उत्तर प्रदेश बिहार के भीतर में इतनी गहरी थी कि दल बने उन जातियों के आधार पर, और दलों में जब कमजोरी आई तो आपस में गिला शिकवा सब भुला करके इकट्ठा भी हुए। लेकिन परिणाम ये बताता है क्या उत्तर प्रदेश और बिहार उस जातीय जकड़न से मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आशुतोष जी, जब लोकसभा चुनावों का कैंपेन शुरू हुआ जी, तो दो चीज़ें बड़ी सामान्य से सुनने में आ रही थी जी। एक, लोग कह रहे थे अब इस बार कोई लहर नहीं है। दूसरा, लोग ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश बिहार के संदर्भ में कि दोनों जगहों पे दो गठबंधन अलग अलग बन गए हैं। बिल्कुल, और दोनों गठबंधन उन क्षेत्रीय दलों के बीच में बने जो क्षेत्रीय दल जातियों के बड़े तगड़े समीकरणों की राजनीति करते हैं जी। तो ऐसा लगा कि साहब जातीय समीकरण ऐसे बन गए हैं कि अब ये बड़ा मारक गठबंधन बन गया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तगड़ी चुनौती देगा जी। ये दो नैरेटिव बने। अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो जो विश्लेषक हैं या हमारे जैसे पत्रकार हैं वो नैरेटिव गढ़ेंगे नए कि नहीं साहब ये नहीं हुआ था, ये चल गया है जी। दिखा जो अब दिख रहा है नतीजों के साथ साफ साफ जी। वो ये है कि आपके जो जातीय समीकरण के नैरेटिव थे का जो गठजोड़ बना था जी, भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरणों को साधना था वो सब पर बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अब महज कुछ फीसदी की राजनीति नहीं की, उसने सीधे 50% से ऊपर कैसे जाया जाए इसकी राजनीति की, जो वास्तविक बहुमत होता है। वरना 30-35% पर भी लोग तमाम सीटें जीतते हैं। इस बार जैसा दिख रहा है, कुछ आंकड़े अभी तक आ भी गए हैं जी, वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में बड़ी अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरे जो मत आए हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उसके नेता बार बार ये कहते थे कि हम 50+ की लड़ाई, 50+ की लड़ाई, और कहीं न कहीं वो 50+ की लड़ाई जो है बिल्कुल वो होते दिखाई भी दे रही है। और ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद से पीछे चल रहे हैं और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ में राजनाथ सिंह से पीछे चल रही हैं। ये दंपत्ति जो है लगता है कि लोकसभा में पहुंचने से रह जाएगा। जुगल किशोर जी है, अब हम आपके पास कलहन जी आते हैं। जुगल किशोर जी, परिणाम जो है निश्चित रूप से आपको उत्साहित कर रहे होंगे, किस तरह से देखते हैं इस परिणाम को? इस देश का चुनाव आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार की एंटी कम्बेंसी नहीं है जी, और मोदी जी के नाम एंटी कम्बेंसी नहीं, ये तो अब दूसरा कोई इसके लिए शब्द ढूंढना पड़ेगा। प्रो कम्बेंसी हो गया जी। बिल्कुल, तो मोदी जी के नाम पे चुनाव पूरे देश में लड़ा गया। मोदी जी के नाम पे पूरी लहर थी और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भी 30 रैलियां की जी, 30 रैली की। और जब से चुनाव हम लोगों ने जुलाई से शुरू कर दिया था, जुलाई से कैंपेनिंग शुरू की, जुलाई से हम 5 चरणों में तैयारी किए थे। 5 चरणों में कहीं तो हमने पदयात्रा की, कहीं साइकिल यात्रा। जी, सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर इस वक्त जो है, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। चलते हैं दिल्ली। Government's policies to the people. Our policies have come out of the files and have gone down to the public. So therefore, just being with them,
and knowing that we are going to get the satisfaction of serving this country for another 5 years is a high for us. No more missing the uniform. No, serving the nation is service in itself. And at one point in time I served in uniform. Today I serve without a uniform. But in my heart, the national service is always there. Let's also quickly listen into what तो BJP ये Shara थे NC has कर्नल had to say. राजवर्धन राठौर जो जिनका साफ कहना था कि पूरे देश में जो है मोदी लहर थी और उस लहर का परिणाम है कि यह परिणाम निकल करके आया है। जी जुगुल किशोर जी आप। तो हम इस 7 चरण में लगभग 700 रैलियां की। जुगुल जी एक मिनट आपको फिर रोकेंगे। एटा से हमारे संवाददाता गोविंद गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं, वहां पर मतगणना का काम क्या चल रहा है? गोविंद आप हमें सुन पा रहे हैं? बताना चाहूंगा जी बताएं। बताना चाहूंगा यहाँ मतगणना लगातार चल रही है। यहाँ पे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कल्याण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह और राजू भैया, वो लगभग 50,000 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव जो मुलायम सिंह के बहुत करीबी हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद गोविंद। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो गठबंधन के प्रत्याशी से लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी जुगुल जी। तो हमने सबका साथ सबका विकास के साथ जो काम किए थे वो रैलियों के माध्यम से हमने बताया और पूरे घर घर जा करके कमल दीप लगा जा करके हमने बताने का काम किया कि जो हमने जाति व्यवस्था को अलग करते हुए हमने सबका साथ सबका विकास के नाते सबको आवास दिया, सबको हमने गैस कनेक्शन दिया, हमको बिजली कनेक्शन दिया, आवास दिया। आज समस्त जो हमने काम किए थे वो बिना भेदभाव के हमने काम किया और सभी वर्गों का हमें वोट मिला। इधर जो समाजवादी पार्टी बसपा आदि का जो गठबंधन था ये जाति व्यवस्था में उलझे रहे और जातीयता की बात करते रहे, तो जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो बसपा पे कम चढ़ा और बसपा का वोट भी बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे कम चढ़ा, जिसके कारण हमको तो सारी बिरादरियों का वोट, जातियों का वोट मिला। हमने चूंकि सबका साथ सबका विकास का काम नारा भी दिया, काम भी किया और मोदी जी का अंदर करंट भी था। जब लोग वोट डालने जाते थे तो लोग पूछते थे कि आप किसको वोट देंगे, तो कैंडिडेट का नाम नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट था कि मैं मोदी जी को वोट देने जा रहा हूं। मोदी जी के नाम पर पूरे देश के अंदर एक लहर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक अगर हम कहें तो अगर पूरे लगभग 70 सालों का जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर इसकी ओर थोड़ा पीछे निगाह डालें तो लगभग 40 साल तक या 45 साल तक ऐसा ही बहुमत कांग्रेस को मिलता रहा। उसके बाद गठबंधनों का दौर आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें गठबंधन से चली और उसके बाद ये दूसरा चुनाव है और कई सारे प्रदेशों के और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत जनता दे रही है और पूर्ण बहुमत ही नहीं, उससे आगे जाकर के जनता जो है जिसको पसंद कर रही है उसे समर्थन दे रही है। तो अगर हम कहें कुछ नैरेटिव जनता का चेंज हुआ है दलों को लेकर के। हाँ बिल्कुल सही। आप इसके साथ लोकसभा के जो 2 चुनाव हुए इसके साथ कई प्रदेशों का आप उठा करके देखिए, उधर नवीन पटनायक जी का देखिए, चाहे दक्षिण में देखिए, चाहे महाराष्ट्र में देखिए या और कहीं राज्य में देखिए, वेस्ट बंगाल का देखिए, तो जनता के मन में एक चीज है कि हमें अब बहुमत जिसको भी देना है पूर्ण बहुमत देना है, फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ हमको बहुमत देना है। ये एक नया चेंज, नई जागरूकता आई है। ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक एजुकेटिव प्रोग्राम के तहत ही काम किया कि जिसको भी मैंडेट दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि 2007 में पूर्ण बहुमत आया, 2012 में बहुमत आया और 2017 में तो जबरदस्त प्रचंड बहुमत आया। इसी प्रकार से आप देखिए हरियाणा में खट्टर जी जहां पर की भाजपा स्वीप कर रही, वहां पर देखिए उत्तर प्रदेश की थैली है डॉक्टर साहब हमारे सामने कि 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बना चुकी है। ये तो इस तरह से आप देखिए उन राज्यों में भी पूर्ण बहुमत आ रहा है, चाहे झारखंड को भी आप उठा करके देख ले जहां पर पूर्ण बहुमत कभी नहीं आया। डॉक्टर साहब यहां आपको फिर हम रोकेंगे क्योंकि वाराणसी में संवाददाता हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह जो है हमसे जुड़ चुके हैं, अभी शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर। तो एक दौर चल रहा है पूर्ण बहुमत देने का और इतने बड़े गणतंत्र में आप देखिए तो दक्षिण से उत्तर
पश्चिम से पूर्व, अगर पूरा उठा करके देखिए तो क्या यहाँ का एक डेमोक्रेसी है, उसका एक स्वरूप देखिए, बृहद स्वरूप, सुंदर स्वरूप देखिए कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी एक जगह एक मत होकर के वो दे रहे हैं एक डेमोक्रेटिक को, जिसको कहते हैं थम्स अप। वो कह रहे हैं कि हमें पूर्ण बहुमत देना है और फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ देना है। तो एक नया नैरेटिव इस तरफ भी चल रहा है। दूसरा, अगर इसी में आप देखें तो माइनर सर्जरी भी बीच बीच में होती चल रही है डिफरेंट पार्टीज के बीच में। ठीक है, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, कांग्रेस में भी आप देखिए तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ये अब लोग चेहरा देख करके वोट बहुत कम दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में जो कई बड़े कांग्रेस के उम्मीदवार रहे वो इस तरह से न हारते। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा के बाद कोई है कांग्रेस, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है आज अमेठी से। रायबरेली में भी आप उठा करके देखें तो बहुत आसान विक्ट्री वहां पर भी नहीं है, विक्ट्री है होती नजर आ रही है लेकिन बहुत आसान विक्ट्री नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जाकर के गाजीपुर का देखते हैं तो वहां पर भी मामला किसी न किसी वजह से कोई न कोई वजह आ रही है, यानी कि माइनर सर्जरी पब्लिक कर रही है लेकिन ओवरऑल एक जो स्वरूप निकल के आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम बनारस चलने की कोशिश करते हैं। वहां हमारे साथी संवाददाता डॉक्टर अरविंद सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। आप बताएं कि वाराणसी में कितने राउंड की गणना हो चुकी है और क्या कुछ आगे पीछे कितना अंतर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निकटतम प्रतिद्वंदी से? अपने निकटतम क्या हो तो दूर के हो चुके हैं आप? आशुतोष, अब तक की जो हमको सूचना मिली है 19 राउंड तक की हो चुकी है जी, जिसमें 4,21,606 नरेंद्र मोदी जी को, 1,32,475 गठबंधन प्रत्याशी सपा के शालिनी यादव को जी, और 2,89,121 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी 86,023 वोट पाकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। बिल्कुल। अजय राय को जो है लाख के उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, कांग्रेस वहां पर बहुत पीछे है, अभी काफी पीछे है कांग्रेस जी। और संभावना भी है कि क्योंकि ये 2009 के चुनाव में लड़े थे तो 1,22,000 पाए थे, 2014 में लड़े थे 75,000 वोट पाए थे और इस समय ये 86,023 वोट से पे चल रहे हैं। बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर हम लौट करके आते हैं। जिस तरह से मतगणना पूर्ण होती है और देश के प्रधानमंत्री को आप इस वक्त जो है वहां पर उनके चुनाव की मतगणना करवा रहे हैं, निश्चित रूप से काशी है और काशी का निर्णय देश को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था कि एक जो हम लोगों के यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है, पहला ये पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण अकाउंटेबिलिटी की सरकार उनको चाहिए। अब उनको बार बार बदलने की भी बहुत वो नहीं है। इससे ये हो रहा है इस चुनाव के बाद कि अगर अपोजिशन पार्टीज एक बेहतर विकल्प नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, पॉजिटिव विकल्प नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी अगर बेहतर है तो इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। वो ये देखेंगे कि दोनों के बीच तुलनात्मक रूप से कौन बेहतर कर सकता है, जो अब तक की बात निकल करके आ रही है, और कौन जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सकता है और जनता की बातों को, जैसा अभी सना साहब कह रहे थे, यानी कि किस प्रकार से जनता के साथ जुड़ा जाए, जनता की बातों से जुड़ा जाए और उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए। बिल्कुल। यानी कि एक ही टेलर मेड कपड़ा पूरे देश में नहीं चलेगा, जहां की जैसी आवश्यकता उस हिसाब से चलते हुए आगे बढ़ना होगा। सीधी सी बात यह है कि नेताओं को जो है जनता को समझना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। उत्कर्ष जी, हम आपके पास कई महत्वपूर्ण सवाल हैं हमारे कलहंस जी से भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने न्यूज रूम, अपने सहयोगी दिलशाद के पास। दिलशाद, क्या कुछ है आपके पास हमारे दर्शकों को बताने के लिए? जी धन्यवाद आशुतोष। और जैसा कि दोपहर का पहर बीत गया है और नतीजे और रुझान लगातार आते जा रहे हैं, हमारे न्यूज़ रूम में भी काफ़ी तेज़ी से हमारे सहयोगी लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सबसे सटीक और पुख्ता जानकारी और सही रुझान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी रुझान सामने आ चुके हैं, आप खुद जानकारी लगातार दे रहे होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक का जो समय बीत चुका है उसके बाद क्या कुछ अंदेशा है और क्या कुछ अब लग रहा है तस्वीरें कितनी हद तक राजीव जी तस्वीर साफ हो चुकी है? देखिए, जैसे जैसे रुझान मतलब समय बीत रहा है, रुझान
मुझे लगता है परिणामों में परिवर्तित होने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए को निर्णायक बढ़त रुझानों में दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर सी चीज़ है कि ये जीत में भी परिवर्तित होने जा रही है। और ख़ासतौर पे कुछ सीटें तो ज़रूर थी ऐसी जिन पर के हर आदमी जानता था कि ये जीतने वाली सीटें हैं बीजेपी के लिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, अमित शाह जी निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक हुई हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए कहा जा रहा था कि वो एक अच्छी कैंडिडेट हैं, अच्छी टक्कर देंगे बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर जी को, लेकिन वे पीछे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय से कहा जा रहा था कि वे एक भाजपा के प्रत्याशी को अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन वे भी पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव परिणाम आपके आपके सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष तौर पे लोगों ने मतदान किया। राजू जी, यही आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात उठाई और यही सवाल मेरे जहन में जो है आ रहा है कि जिस तरह 2014 में हमने देखा था और ये कहा गया था साफ तौर पे कि एक मोदी लहर है और मोदी लहर में पूरा जो है विरोधी दलों के तंबू कनात उखड़ गए थे। अब ये जो रुझान, बल्कि हम कहें अब तक जो सामने आए हैं, तो इन रुझानों में जो लहर दिखाई पड़ रही है, क्या ये मोदी लहर ही है जो सामने दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जैसा आपने खुद जिक्र किया कि शत्रुघ्न सिन्हा जब भाजपा में होते हैं तो जीतते हैं, और वही शत्रुघ्न सिन्हा अगर कांग्रेस में है तो पीछे होते हैं। बिल्कुल दिलशाद जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि इस बार बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये बात नहीं कह रहे थे कि कोई मोदी लहर चल रही है, लेकिन सच बात ये थी कि मतदाताओं ने बड़े उससे जो है अपने मतदान को जो है अपने अंदर छिपाते हुए भी, मतलब किसी ने जाहिर तौर पे नहीं बताया कि वो भाजपा को या मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं, जैसे कि जिनका मैंने जिक्र किया, आपसे बड़े बड़े नामों का मैंने जिक्र किया, तो ये साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि ये मोदी जी की लहर नहीं, सुनामी जैसे चल रही है। मोदी जी की जैसे सुनामी चल रही है और ये रुझान है, और उम्मीद है और इंतजार अभी है इसका रुझानों का परिणाम में बदलने के लिए। फिलहाल वापस चलते हैं स्टूडियो आशुतोष के पास। आशुतोष, धन्यवाद दिलसाद इस जानकारी के लिए, इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। राजीव जी को भी धन्यवाद। उत्कर्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इस 17वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे गिले शिकवे दूर करते हुए सीट शेयरिंग में, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं सपा ने जो है अपना छोटा कद बनाते हुए जो भी था उसके हिसाब से जो है गठबंधन किया, लेकिन परिणाम ये बताते हैं कि दोनों दलों के वोट एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हुए। नहीं, ये थोड़ा सा अभी जल्दी है इस बात को कहने में, इसलिए कि ये देखना पड़ेगा कि बाय द एंड ऑफ डे जब सारी खत्म होती है तो देखना पड़ेगा कि वोट शेयर किसको कितना जा रहा है। लेकिन हाँ, जीत में तब्दील नहीं हो पाया है ये गठबंधन, ये बिल्कुल साफ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुआ क्या है कि देखिए, एक बहुत बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टियों के बीच में जो पिछले 5 साल में खड़ा हुआ है। वो ये कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रही है, पार्टी संगठन हमेशा सक्रिय रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो चुनाव के कुछ पहले तैयारी शुरू करते हैं, और वो जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पीपल्स कनेक्टिविटी या पीपल्स फीडबैक के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन बनाना चाहिए, जो एजेंडा बनाना चाहिए, वहां पर ये इसीलिए कमजोर पड़ते दिखाई दिए। क्योंकि आप देखिए कि ये गठबंधन जो हुआ सपा बसपा का, ये उपचुनाव में हुआ, उपचुनाव में 2 सीटें जीत गए और काफी उत्साहित हुए, लेकिन उसके बाद से ग्राउंड पे कितना काम हुआ ये दूसरा सवाल है। जबकि बीजेपी ने एक के बाद एक जितने चुनाव लड़े हैं, पार्टी संगठन कभी बहुत आराम करने का वक्त नहीं मिला है। जुगल किशोर जी बैठे हैं, इस बात से सहमत होंगे कि बैक टू बैक प्रोग्राम पार्टी को मिले हैं। कभी कमल ज्योति यात्रा है तो कभी दीपक जलाना है, तो वो एक्शन, एक्टिविटी और कनेक्टिविटी, ये तीनों बीजेपी ने लगातार बना के रखी। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन था वो अपनी दूसरे तरीके की बातचीत में भी लगा हुआ था। संगठन किस तरह से एक साथ मिलकर काम करेगा, कोई एजेंडा ऐसा सामने आए जो प्रोग्राम बेस्ड एजेंडा हो, वो कैसे पॉपुलराइज किया जाए, इन सब चीज़ों में कमजोरी रही है और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है।
लेकिन कलहंस जी, जिस तरह से अमेठी का परिणाम अभी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1000, 3000, 4000 वोटों से आगे है, ये एक आश्चर्य वाली बात है। जिस सीट पर जो है गांधी परिवार का एक लंबे समय तक दबदबा रहा हो, कोई कहीं भी शंका की गुंजाइश नहीं होती थी कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ से नॉमिनेशन करेगा और उसके बाद उसे चुनाव प्रचार भी करना आशुतोष पड़ेगा। जी, हो सकता है अभी अमेठी में बहुत सारे चरण बाकी हैं, काउंटिंग हो और जीत भी जाएं। नहीं, कलहंस जी, परिणाम क्या होगा नहीं, लेकिन ये जो कांटे की कुछ टक्कर 1000 से अगर वो जीत भी जाते हैं तो मैं उसे उनकी बहुत बड़ी हार मानूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछली बार मोदी लहर थी तो मुश्किल से जीत पाए, लेकिन तब भी अमेठी जीत का में अंतर 10,000 वोटों से स्मृति ईरानी जो है वो राहुल आगे गांधी है। से आगे चल रही है। अब आप ये देखें कि आप पिछली बार उस लहर में अगर 1 लाख वोटों से चुनाव जीते थे जी, तो आपको तभी सचेत हो जाना चाहिए। इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगातार आवाजाही बनाए रखी, वहाँ पे तमाम काम कराए उन्होंने, मंत्री रहते, राज्यसभा की सांसद रहते जी, उन्होंने वहाँ लगातार वहाँ की हारने जनता के से बावजूद संपर्क- उन्होंने, और इन्होंने, आप जो कह रहे हैं कि अमेठी को अपनी बपौती समझते हुए कि साहब अमेठी में चलिए एक बार हो गया था थोड़ा मुश्किल, अब आगे तो हमें जीतना ही जीतना है, तो ये मुझे लगता है कि एक एकाधिकार समझते हुए अमेठी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, तो अमेठी की जनता का रुझान देखकर 2014 में ही इन्हें चेत जाना चाहिए था, जो नहीं चेते हैं। और इस बार सिद्धार्थ जी, एक मिनट आपके रोकेंगे, हम चलेंगे उन्नाव में सबसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़बोले नेता, अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों से घिरे रहते हैं, साक्षी महाराज निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। मनीष चंद्रा हमारे साथ हैं। मनीष चंद्रा, आप हमारी आवाज, मनीष क्या परिणाम है वहां पर, क्या रुझान है? जी सर, अभी तक का जो ताजा रुझान है, इस वक्त साक्षी महाराज काफी बढ़त बनाए हुए हैं, 3.5 लाख वोटों से ज्यादा उनकी बढ़त है। और दूसरे नंबर पर अरुण शंकर शुक्ला और अन्ना गठबंधन के सपा के प्रत्याशी जो चल रहे हैं, और अन्नू टंडन कांग्रेस प्रत्याशी वो तीसरे स्थान पर हैं। तो अभी क्या आपके पास वो आंकड़ा है कि साक्षी महाराज को कितना मत मिला है और दूसरे स्थान पर जो प्रत्याशी हैं उनको क्या मत मिला है? सर जी, मौजूदा अगर देखा जाए तो जो कुछ खबरें छन करके आ रही हैं, उनसे 3,56,000 से ज्यादा जो वोट अभी तक साक्षी महाराज को प्राप्त होने का जो खबरें आ रही हैं सर। बिल्कुल मनीष, ध्यान आप वहाँ पर निगरानी रखिए किस तरह से मतगणना चल रही है, जो कुछ भी वहाँ पर डेवलपमेंट होता है हमें फिर अवगत कराते रहिएगा हमारे दर्शकों को। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से तो ये साफ है कि पिछली बार गाजियाबाद से वीके सिंह, फिर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, तो मुझे लगता है कि अभी जो उन्नाव का ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साक्षी महाराज उन्नाव में जीत के सर्वाधिक मार्जिन का रिकॉर्ड ना बना दें, क्योंकि एक तरफा वोट इस तरह से ऐसा लग रहा है। जबकि साक्षी महाराज को थोड़ा मुश्किलों में टिकट मिला था, शुरू में ऐसा लग रहा था कि साक्षी महाराज को उन्होंने काफी अपना रोष भी प्रकट किया था, रोष प्रकट किया था, लेकिन जो जिस तरह के नतीजे संकेत दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षी महाराज जीत के अंतर का जो वो बनेगा, उसमें वो कहीं प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह या जो बड़े नाम हैं उनके समकक्ष जाके खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साफ बात है कि लोग जिसे कहें कि कोई लहर नहीं थी, कोई अभी जुगल किशोर जी कह रहे थे अंडर करंट, भाई ये अंडर करंट भी नहीं है, ये तो ऊपर बहता हुआ करंट है। बिल्कुल, अंडर करंट होता है तो आप 10 की उम्मीद करते हैं और 12 पा जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से जीत हासिल करते हैं तो इसका मतलब ये कोई अंडर करंट भी नहीं था, ये वो वाला, ये तो नंगा तार दौड़ रहा था जिसके करंट को लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल जुगल किशोर जी, अगर कहें कि अमेठी का गढ़ जो है वो फतेह करने की ओर है, आप लगभग 10,000 का अंतर हो चुका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में, किस तरह से लेंगे इसको? ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था जब अमेठी छोड़ करके वो वायनाड से पर्चा भरने गए थे, तो 2 जगह से पर्चा भरा था, अमेठी से, वायनाड से, दोनों जगह लड़ने का जो फैसला उनका था वो कहीं न कहीं उनको सशंकित कर रहा था। जो 5 साल में बहन स्मृति ईरानी ने काम किया था, उससे कहीं न कहीं उनको भय सता रहा था कि हम यहाँ चुनाव हार सकते हैं, इसी वजह से वो वायनाड गए थे। तो ये पहले तय हो चुका था। खबर उत्कर्ष जी है, संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है,
ये भी बदायूं से आगे चल रही हैं और बदायूं भी समाजवादी पार्टी का बहुत गढ़ रहा है। बहुत गढ़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है, जबकि समाजवादी पार्टी में माना जाता है कि धर्मेंद्र यादव जो है बहुत पॉलिटिकल लीडर हैं और संघमित्रा मौर्य वहाँ की रहने वाली नहीं है, वो वहाँ से गई थी, वो अपनी सीट छोड़ के रायबरेली की रहने वाली हैं, वहाँ से बदायूं गई थी, उनका प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं था, बावजूद उसके उनको इतनी बढ़त मिली हुई है। तो कहीं इसके पीछे भी फिर वही घूम फिर के सारी बातें एक ही जगह आके टिक रही हैं कि ये जो वोट मिला है वो कैंडिडेट को कम और नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिला है। बिल्कुल, जो तो वही ट्रेंड पूरे देश में दिख रहा है और वो ट्रेंड यहाँ भी। सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं कि ये करंट नहीं, बिल्कुल नंगा तार है, बहुत ही तेज है कि प्रत्याशी भी वहां का नहीं है, लेकिन मोदी के नाम वो ऐसे ही होता है क्योंकि आप देखिए संघमित्रा मौर्य के बारे में एक जरूर वहाँ पे फेवरेबल बात है, जो अगर हम बहुत एक जो कन्वेंशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूपी पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से देखें कि उनके सजाती वोटर वहाँ अच्छी तादाद में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही स्थिति तो धर्मेंद्र यादव के साथ भी है वहाँ पर। बिल्कुल, कुल मिला के अगर संघमित्रा मौर्य एक बाहरी प्रत्याशी, एक नई प्रत्याशी होने के बावजूद धर्मेंद्र यादव जैसे स्थापित नेता से लड़के और आगे निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे वो मोदी फैक्टर काम कर रहा है। लगभग 20,012 वोटों से धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं, जबकि इस बार वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, बहुजन समाज पार्टी और पिछली बार इन दोनों के मतों को अगर कलहन से एक चीज हम समझना चाहते हैं, कभी कभी लोग दल जो है आपस में गठबंधन करते हैं इस उम्मीद में कि हमारा वोट शेयर इतना है और इनका वोट शेयर इतना, दोनों मिल करके एक अच्छी बढ़त बना लेंगे। लेकिन होता यह है, जिस तरह से इस परिणाम में भी आपको दिखाई दे रहा है बदायूं के, कि वो वोट शेयर बढ़ने के बजाय घट गया। देखिए, ये ऐसा सोचना गलत है जी। जब भी कोई दो दल देश भर में कहीं भी किसी भी राज्य में मिलते हैं, आप उन दोनों के किसी एक सीट पर मिले हुए वोटों को जोड़ते हैं जी, तो जो माना जाता है कि इसमें 20% करीब उसको आप कम करें जी और फिर जोड़ें। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ वो तो हुआ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो जुगल जी कह रहे थे कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, वोट भी ट्रांसफर हुए जी। वोट ट्रांसफर होके दोनों के अगर एक दूसरे के वोटों को मिला दिया जाए तो करीब वो भी 41-42% पहुँचते थे जी। उसमें अगर आप मार्जिनल एरर वो मान लें, डिक्रीज मान लें, तो भी करीब 37-38% वोट इन दोनों को मिलने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट वो इन दोनों को मिलने वाले वोटों से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। बिल्कुल। और एक तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जी, समाजवादी पार्टी का एक निश्चित जाति में पिछड़ों की वोट है जी, बहुजन समाज पार्टी का एक जाति विशेष में वोट है जी, इनके साथ इन्हें अल्पसंख्यक वोट मिलते हैं जी। और हकीकत ये हुआ कि इन दोनों दलों ने गठबंधन करने के बाद अपने इन्हीं वोटों को सहेजने में ही सारी ऊर्जा लगाई, सारी मेहनत लगाई। प्लस समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कोर वोटर थे उन वोटरों को छोड़कर बाकी वोटरों को बटोरने में पूरी ताकत लगाई और वो बटोरने में भी कामयाब रही। शायद इसीलिए उसने अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने में उसका पूरा जोर था कि हम जितना पाए थे उससे आगे जाएं जी। बिल्कुल। और इनकी पूरी कोशिश थी कि हम जितना पाए थे कम से कम उतना संजो के रखें तो हम निकल जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर एम के अग्रवाल जी, जो कैलकुलेशन है, अगर हम उस कैलकुलेशन में जाते हैं जैसा कलहंस जी कह रहे हैं, जो रणनीति के स्तर पर अगर हम आते हैं, जिसका काफ़ी उत्कर्ष जी ने भी बात बताई कि जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के, कलहंस जी जो कह रहे हैं कि वो 2 दूनी 4 नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, बल्कि वो जो उसके पास था उसको 5 करने में लगी हुई थी और 5 करने का जो क्रमशः कार्यक्रम होता है उसको लेकर के वो चलाती रही। जबकि शॉर्टकट रास्ता ढूंढा सपा और बसपा ने, और जिसके कारण जो है अब ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी में 2.5 लाख से भी अधिक वोटों से जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक निर्णायक बढ़त है और इस बढ़त के बाद जो है केवल परिणाम आना ही शेष है। जी डॉक्टर। और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन किया गया जी, गठबंधन एक हताशा में किया गया था जी। गठबंधन किसी अच्छे भाव से नहीं था जी, और बड़ा स्ट्रेटजिक गठबंधन था जी। नया गठबंधन था, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रति, जब से गठबंधन की बात प्रारंभ हुई और जब तक चुनाव हुआ, सशंकित रहे एक दूसरे से। दूसरी तरफ इनका प्रमुख प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ था, एक तरफ आ गया कांग्रेस। कांग्रेस
कहने को तो ये हुआ कि हम लोग एक हैं, उसने भी एक कंफ्यूजन बढ़ाया जी इस गठबंधन के साथ में, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो प्रमुख प्रत्याशी थे अमेठी और रायबरेली में, उनके आगे इन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं दिए। उसी प्रकार से उन्होंने कहा हम आपके साथ प्रत्याशी नहीं लगाएंगे, यानी कि बड़ा कंफ्यूजन का दौर इन लोगों के बीच में रहा। इसके विपरीत जय कलहंस जी की बात मैं और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने यंग वोटर्स को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात को सुने, अगर भाजपा के बड़े रणनीतिकारों को सुना, अमित शाह जी को सुने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र नाथ पांडे, बीजेपी से हैं, चंदौली से, वो भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। तो इन लोगों ने फर्स्ट टाइम वोटर्स की तरफ अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द रीजन, सब तरफ वहां पर अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने क्या किया, आज तो हमें वोट चाहिए। आप देखिए कि 2024 में जो आज इन्होंने वोट अपने साथ जोड़े हैं, वोटर्स जोड़े हैं अक्रॉस द कास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये रणनीति बनाएं अपोजिशन वाले, फिर चूक जाएं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की इनकी रणनीति रहती है, सिन्हा साहब भी कह रहे हैं, एक तदर्थवाद की रणनीति रहती है कि हमारे इतने वोटर हैं, इतने हैं, बस हम इतनी अपनी दुकान बचा के रखते हैं, हम जीतते चले जाएंगे। चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं। अगर सामाजिक परिवेश में देखें, आज शादी विवाह के बंधन जो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, वहां पर कास्ट का बैरियर बहुत तेजी से टूटा है। तो क्या पॉलिटिक्स में वो कास्ट का बैरियर नहीं टूटेगा? एक सरकारी नौकरी की बात लेकर के आए, अगर कांग्रेस को भी देखिए, यंग वोटर्स को रुझाने के लिए केवल 22 लाख सरकारी नौकरी जिस पर भी कोई कंट्रोल नहीं था, उसकी बात कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्होंने खुद भी दिया, देखिए किस तरह से यंग वोटर्स को किस तरह से डिसिल्यूजन किया। 22 लाख नौकरी कुल, उसकी बात करके ये चुप हो जाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि भाजपा हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करती है। यानी कि आप लक्ष्य निर्धारित करने में भी आप भाजपा से पीछे छूट गए। तो इन प्रतिद्वंदियों को देखिए, उनको कोसते रहे, आपने अपनी पॉजिटिव बातें नहीं बताई। आज के दौर में मतदाता कह लीजिए, जनता कह लीजिए, समाज कह लीजिए, वो पॉजिटिव बातों के साथ अपने भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती है, उसी क्रम में चर्चा करना चाहती है। बिल्कुल, जो हमारे पास सूचना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर फतेहपुर सीकरी की सीट से लगभग 1.5 लाख मतों से पीछे चल रहे हैं। उत्कर्ष जी, एक कार्यक्रम के स्तर पर अगर हम बात कहें तो जिस तरीके से चुनाव जो शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि जीएसटी पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, मुद्रा के विमुद्रीकरण पर नहीं बोलते, रोजगार देने का वादा किया था उस पर नहीं बोलते, किसानों की बात कांग्रेस ने की, 2 कदम और आगे बढ़ के 72,000 रुपये देने की बात की। लेकिन जनता जो है हमें लगता है कि कहीं भी कांग्रेस की किसी बात में आई नहीं। उत्कर्ष जी, हम आपसे इस बात पर, इस प्रश्न पर अपने जो है आपकी समीक्षा जरूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विजय, क्या कुछ है आपके पास? जी धन्यवाद आशुतोष। लोकसभा चुनाव 2019 आज 23 मई का वो दिन है जब चुनाव परिणाम धीरे धीरे अभी तो रुझान है और धीरे धीरे परिणाम में बदल रहे हैं और बदल जाएंगे। अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर सीट की अगर हम बात करें तो चौधरी अजीत सिंह इस समय पीछे हैं। बेहद अहम सीट है, ये प्रतिष्ठा की सीट है मुजफ्फरनगर चौधरी अजीत सिंह के लिए, लेकिन वो पीछे हैं इस समय। और उसी तरह से बेहद अहम सीट है राहुल गांधी के लिए अमेठी की। वहां से ताजा स्थिति अगर बताई जाए तो राहुल गांधी भी पीछे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी उनसे आगे बढ़त बनाई हुई है। ये दोनों सीटें देखा आपने। और इसके बाद अगर जयंत चौधरी की बात करें जो कि अजीत सिंह के बेटे हैं बागपत से, वो भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि 3 कद्दावर नेता अपने अपने संसदीय क्षेत्र से इस समय पीछे चल रहे हैं। ये है ताजा स्थिति जो इन क्षेत्रों की। ये जो नेता हैं ये इस समय पीछे चल रहे हैं। और अगर लोकसभा चुनाव 2019 की राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, गठबंधन और अन्य की बात हम करें तो 347 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 97 यानी 97 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है। और गठबंधन की अगर बात करें तो उसका स्तर बहुत नीचे हो गया है, 19 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। और अन्य की अगर हम बात करें तो 79 सीटों पर वो लोग बढ़त बनाए हुए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की ताजा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की और अन्य की। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेहद अहम है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से साफ होता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसमें 59 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। और साथ ही अगर
कांग्रेस जो है, कांग्रेस की अगर बात की जाए, गठबंधन की बात की जाए, तो यहां पर 1 सीट से बढ़त उसको मिल रही है। और जी, यहां पर जो बात हम कर रहे हैं गठबंधन की, अब बात करेंगे। गठबंधन की जो सीट है वो 19 पर सिमटती नजर आ रही है। सबसे पहले एनडीए की बात हमने की थी, तो एनडीए 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और यूपीए की बात करें तो वो 1 सीट पर दिख रही है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन की अगर बात करें तो 19 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है रुझानों के अनुसार। और साथ ही अन्य की अगर बात करें तो वो भी एक के साथ इस समय जो है वो दौड़ में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ये थी ताजा स्थिति, और अब चलते हैं स्टूडियो अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के पास। धन्यवाद विजय, आपको यह आंकड़े देने के लिए। उत्कर्ष जी, बात जो हमारी देखिए, जो बात आप कह रहे थे, किसी भी चुनाव में, किसी भी इस तरह के चुनावी संघर्ष में सबसे बुनियादी चीज होती है एजेंडा सेट करना। उत्कर्ष जी, डिंपल यादव बड़े मामूली वोटों से, 2440 वोटों से कन्नौज में आगे चल रहे हैं। बहुत मुश्किल स्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति है, कभी भी ये बदल सकता है मामला। तो मैं जो बात कह रहा था कि कोई भी जब चुनाव की तैयारी होती है तो एक एजेंडा सेट होता है, और एजेंडा सेट होता है, और ये माना जाता है कि जिसका एजेंडा कामयाब हुआ वही चुनाव जीतेगा। इस बार क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने तो अपने 5 साल के काम या राष्ट्रवाद का एक नया नैरेटिव जो पिछले 6 महीने से, खासतौर से 2 महीने में जो पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो बहुत तेजी से उभरा, वो अपनी जगह पे था। विपक्ष को अपना कुछ लेके आना था। विपक्ष ने क्या चुना? उसने भी जो एजेंडा चुना वो भी नरेंद्र मोदी चुना। तो इस तरह से अपने आप ही केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यही चाहती भी थी। पिछली बार को अगर आप देखें 2014 के कैंपेन, उत्कर्ष जी, हमारे संवाददाता विकास सिंह हमसे जुड़ चुके हैं, इस वक्त अमेठी में मौजूद हैं। विकास, अमेठी में जो कुछ परिणाम चौंकाने वाला आ रहा है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, अब लगता है विकास से हमारा संपर्क नहीं अभी हो पा रहा है, लेकिन हम अमेठी चलेंगे। हाँ विकास, क्या कुछ हो रहा है अमेठी में? हमें लगता है विकास हमारी बात नहीं भी सुन पा रहे हैं। हम विकास से फिर जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी उत्कर्ष जी, तो एजेंडा जब सेट हुआ तो नरेंद्र मोदी उस एजेंडे में ऑटोमेटिकली आ गए। विपक्ष के एजेंडे में भी नरेंद्र मोदी थे और सत्ता पक्ष के एजेंडे में तो थे ही। 2014 इस बार भी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के चुनाव की प्रचार कमान संभाली थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की प्रभारी थी। और जिस तरीके का रिजल्ट आया है, भाजपा मय हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश, उससे कहीं न कहीं प्रियंका गांधी की शुरुआत पर भी राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। और जिस तरीके से भाजपा ने जो मुद्दे उठाए, कहीं न कहीं जनता उनके करीब नजर आई, चाहे विकास के मुद्दे हो, राष्ट्रवाद के मुद्दे हो, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे हो, हर वर्ग हर आयु के लोगों ने उन्हें पसंद किया और कहीं न कहीं वही एक बड़ी जीत का आधार बनी। और खासतौर से एक कयास जो लगाया जा रहा था सपा बसपा गठबंधन का, आरएलडी गठबंधन का, और कहीं न कहीं एक दूसरे के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, एक दूसरे को वोट करने में दिलवाने में असफल रहे, एक दूसरे झंडा उठाने में संकोच किया, उसका परिणाम साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज कर रही है उत्तर प्रदेश में, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा ये आज। धन्यवाद विकास। जिस तरह से उत्कर्ष जी कह रहे थे विकास जी की कई सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, उन मुद्दों के आधार पर जो है जनता ने उनको जो है मत दिया है। मैं भी यही कह रहा था कि सारे जो जितने वो तो स्थानीय स्तर पे बिल्कुल बहुत सारे काम थे और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते भी हैं और सरकार के आंकड़े भी बताते हैं, लेकिन जो बड़ी लड़ाई राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह भी लगभग 2.5 लाख वोटों से अधिक मतों से जो है अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। तो वहां पर भी जाके कुल मिला के ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के अनुप्रिया पटेल भी 1,17,000 मतों से आगे चल रही हैं अपना दल की। जी, और जब किसी पर्सनालिटी, किसी स्ट्रांग बॉन्ड, अगर आप ब्रांडिंग की बात करें तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड है इस वक्त देश में। तो अगर एक इतने बड़े ब्रांड के इर्द गिर्द जब चुनाव होने लगा तो उसके बाद फिर एक भरोसेमंद ब्रांड और दूसरा ये है कि उसके ऊपर हमला करते हुए लोग जिनके पास अपना कुछ उतना मजबूत नहीं था, तो यहाँ पर जाके मतदाताओं को कन्विंस होने के लिए आधार मिल गया। बिल्कुल। कलहन जी, बात होती है कनेक्टिविटी की, हमारा जो लीडरशिप है और उससे जनता का जुड़ाव क्या है। बीच में 5 सालों में जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जो है जनता से, चाहे उन मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रहे हों, चाहे अपने किसी कार्यक्रम के माध्यम से रहे हों,
चाहे गंगा की योजना, चाहे स्वच्छता की योजना, ऐसे कई सारे कार्यक्रम थे कि वो लगातार जो है जनता से अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखे और साथ में विपक्ष की उस आलोचना को भी झेलते रहे कि अधिक कनेक्टिविटी का आलोचना भी विपक्ष करता रहा। देखिए, कनेक्टिविटी जनता से होना और उसकी आलोचना होना ये तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है जी। असली नेता वही है जो जनता के साथ जितनी ज़्यादा कनेक्ट रहे जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुखर आलोचक हैं वह भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कम्युनिकेटर आज के तारीख में भारत में कोई राजनेता नहीं है। चौधरी अजीत सिंह भी पीछे चल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक दूसरी बार ऐसा होगा कि जब वो जिन जातीय समीकरणों पे ये गठबंधन की बुनियाद पड़ी थी और पश्चिम में जिन क्षेत्रों से चौधरी अजीत सिंह, अभी कुछ देर पहले उनके बेटे के बारे में भी आ रहा था, जयंत चौधरी भी पीछे चल रहे हैं जी। तो उससे तो ये साफ लगता है कि आपने जो गठजोड़ किया था बनाया था वो काम नहीं आया और खास तौर पे वहाँ काम नहीं आ रहा है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल है जहाँ उनका गढ़ था, जहाँ उनका गढ़ है और कहा जा रहा था कि पहले 2 चरणों में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बहुत कुछ कमाल कर दिया है वो। तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी चुनाव में ही नहीं पूरे 5 साल बनाए रखना और लगातार जो है वो जनता से संवाद स्थापित करते रहना या उस तक अपनी बात पहुँचाते रहना, ये एक बड़ा फैक्टर बना कि ब्रांड मोदी इतना मजबूत हो गया कि उसके सामने एक और नारा भी पूरे चुनाव में बहुत ज़्यादा चला हुआ कि मोदी नहीं तो और कौन। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड मोदी की हम चर्चा कल से आपसे और करेंगे, लेकिन अभी हमारे फोन लाइन पर लखीमपुर से मोहम्मद शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। लखीमपुर में क्या कुछ गणना की स्थिति है और क्या परिणाम अभी तक सामने दिखाई दे रहा है? शकील, आप हमें सुन पा रहे हैं? आशुतोष जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 28 खीरी लोकसभा क्षेत्र और 29 धौरारा लोकसभा क्षेत्र का मतगणना यहाँ पे जारी है जी। यहाँ पे अभी तक दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अभी तक जो रुझान प्राप्त हुआ है उसमें 28 खीरी लोकसभा से अजय मिश्र टेनी, जो पहले भी सांसद 14 में रहे थे जी, उन्होंने वो इस समय 87,910 वोटों से आगे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चलूंगा मैं कि धौरारा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद अभी जो 14 में सांसद चुनी गई थी रेखा वर्मा जी, वो भी 61,470 वोटों से आगे हैं, जबकि 22 राउंड यहाँ पे गिनती हो चुकी है और साथ ही साथ टोटल 28 राउंड गिनती होने लगभग ये तय माना जा रहा है कि यहाँ की दोनों सीटें भाजपा के खाते में जा रही जी। बिल्कुल शकील, धन्यवाद। आप अंतिम परिणाम तक बने रहिए और अंतिम परिणाम और अंतिम सूचना हम तक पहुंचाइए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। धन्यवाद शकील। जो खबर शकील ने बताई वो भी काफी चौंकाने वाली है कलहंस जी कि धौराहरा सीट से इस बार फिर से जो है जितेंद्र प्रसाद पीछे रह गए हैं। लगभग 61,000 वोटों से जो है वो रेखा वर्मा वहां से जो मुझे लगता है कि 2014 की तरह एक बार फिर वो तीसरे नंबर पे ही दिख रहे हैं जी। तो बीच में तो बड़ी अफवाहें भी उड़ी थी कि वो लखनऊ से भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इस चीज को लेकर चर्चा थी। पार्टी छोड़ने की भी बात उनके हो रही थी, बहुत सारी चीजें आई जी। और फिर लगा कि नहीं, वो धौरारा से लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे जी। तो जितिन का जो हाल हुआ है जी, से लगता नहीं कि कुछ परिस्थितियां वो बदल पाए हैं अपने चुनाव क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। और लखीमपुर में फिर वही लखीमपुर दोनों सीटें जो है मेरे ख्याल से जुगुल किशोर जी वहीं से आते हैं लखीमपुर से। जुगुल किशोर जी, क्या कुछ ऐसा है कि आप वहाँ पे धौराहरा सीट बहुत मारक गठबंधन है लखीमपुर के हिसाब से वहाँ के जातीय समीकरण और वहाँ पर गठबंधन का भी उम्मीदवार और कांग्रेस का वो भी मजबूत उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है और पिछले बार जितेंद्र प्रसाद जी चौथे नंबर पे थे जी। 2014 में चौथे नंबर पे थे और वो लगातार संपर्क तो 5 साल बनाए रखे चुनाव हारने के बाद, लेकिन उनकी बीच बीच खबर आती रही कि वो लखनऊ लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे। इसमें उनकी स्थिति गड़बड़ हुई और जनता में अविश्वास पैदा हुआ जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी
हमारी बड़ी लंबी फौज 30 लाख कार्यकर्ताओं की, जी, जो बूथ से लगा करके जिला की और प्रकोष्ठों की सबकी मिला करके 30 लाख कार्यकर्ताओं की फौज थी, जो जुलाई से शुरू हो गई थी काम करना। और वो जाकर के घरों में गए और 3 करोड़ 46 लाख जिनको हमने लाभान्वित किया था, जिनको आवास दिया, गैस कनेक्शन दिया, जिनको हमने पेंशन दिया, आज इसे एक चर्चित संसदीय सीट मथुरा की भी रही है, जहां पर अभिनेत्री हेमा मालिनी वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1,82,000 वोटों से आगे हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी। अभी आप कह रहे थे कि पूरा करंट ही था, नंगा तार था, तो वो था। अब पूरे देश भर में है, पूरे प्रदेश में ही नहीं। हमारी जुगल जी आप कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, कलहंस जी भी कह रहे हैं कि एक अंडर करंट जो है, या जो भी कहें, मोदी के पक्ष में एक लहर थी। लेकिन हमारा सवाल ये भी हो सकता है कि जो आप 73 और 72 का आंकड़ा आपको मिला था, आप उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं दोहरा पा रहे हैं। देखिए, तब सपा अलग लड़ी थी, बसपा अलग लड़ी थी, सारी पार्टियां अलग लड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। कांग्रेस कहने के लिए तो अलग से लड़ी, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो कहीं कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया और गठबंधन ने भी उनको सपोर्ट किया, और मिल करके सब चुनाव लड़े। तब जाकर के हम, जबकि लोग उत्तर प्रदेश में कहते थे, जब मैं डिबेट में जाता था तो मैं कहता था प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो एंकर कहते थे, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, देखिए प्रचंड बहुमत से हम चुनाव सरकार बना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने प्रत्याशी निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं वो भी। डॉक्टर साहब, एक बात है, ठीक है जुगल किशोर जी, आपका दावा सही निकला है जो आपने कहा कि, और इस वक्त हम चलते हैं सीधे दिलशाद के पास। दिलशाद, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? दिलशाद, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? दिलशाद, हाँ, उनको शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। दिलशाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आशुतोष, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। दिलशाद, क्या कुछ माहौल है आप इस वक्त जो है वहां पर? हाँ दिलशाद, देखिए, जैसा आपको पता है कि दोपहर बीत चुकी है, और हाँ, जैसा आशुतोष, धन्यवाद आशुतोष, जैसा आप जान रहे हैं दोपहर बीत चुकी है, और दोपहर बीतने के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, रुझान आगे बढ़ रहे हैं, 345 एनडीए करीब पहुंच चुका है, वैसा उत्साह सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है, हम इस वक्त उसके बाहर खड़े हुए हैं, और वहां के बाहर भी, सड़कों पर भी लोगों में खास उत्साह है। हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश की जो समाचार हेड हैं, वो है यास्मीन फारूकी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो नतीजे रुझान आ रहे हैं, ये सब कैसे संभव हो पाया, कैसे हुआ। यास्मीन जी, सवाल आपसे, सवाल कि एक तरफ के सामने कांग्रेस, विपक्षी दल थे, कांग्रेस थे, गठबंधन था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्यों चुनौती नहीं दे पाए भारतीय जनता? क्या वजह है जो ये चुनौती नहीं दे पाए? देखिए, ये जो 17वीं लोकसभा का चुनाव रहा कि मैं कांग्रेस और विपक्षी दल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसको ये क्यों नहीं पार कर पाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पिछले 5 साल से मोदी जी सत्ता में है, भाजपा सरकार है, इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका बेरोजगारी वाला मसला हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, या आपका जीएसटी हो, उसको लेके, उस इशू को लेके ये मास मूवमेंट नहीं बना पाए। इस चीज़ में इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। ये लोगों के पास इन मुद्दों को लेके नहीं उसको उजागर कर पाए। इन्होंने सिर्फ एक आवाज़ रखी कि मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, जिसके कारण लोगों ने इनको नकारा, जनता ने इनको नकारा। आज नतीजा ये है कि वो कहाँ और यास्मीन जी, आपको रोकने के साथ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ और दिलशाद के साथ हमारा अभी संपर्क टूट गया है, फिर उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर डॉक्टर अग्रवाल, जिस तरह से हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, और जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयी भारत कहते हुए सबका साथ सबके विकास के नारे को फिर एक बार दोहराया है, धन्यवाद दिया है अपने मतदाताओं को।
और इसी के साथ अखिलेश यादव भी अपने आजमगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, किस तरह से अपील करते हैं मोदी, ब्रांड मोदी की बात हो रही है, क्या कुछ आपको दिखाई देता है, क्यों अपील करते हैं, क्यों लोग जो है विपक्ष के अन्य नेताओं पर जनता भरोसा नहीं कर रही है? देखिए, मोदी जी जब आते हैं किसी चीज़ को अपील करने के लिए तो न केवल एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं बल्कि उसका एक लॉन्चिंग पैड और पूरा पैराफर्नीलिया लेकर के आते हैं। आप जनधन से शुरू करिए, वहाँ से शुरू करिए। बैंक वाले बड़े परेशान थे कि हम इतना अकाउंट कैसे खोलेंगे, उन्होंने तुरंत खोला। जो स्पीड ऑफ डिलीवरी थी मासेस के लिए वो बहुत मैटर करता है। जिस तरह से उन्होंने उज्ज्वला की स्कीम दी और इससे जैसे कनेक्टिविटी करने की कोशिश की, इसी प्रकार से आप देखिए इन हाउस टॉयलेट जैसे दिया, इसको जिस तेजी से इन्होंने बढ़ाया, यानी कि स्पीड ऑफ डिलीवरी और इनकी जो प्रोमिसेस थे उनके बीच में टाइम गैप बहुत कम था। और शायद यही वजह है कि जो आज विजयी भारत की बात मोदी जी कर रहे हैं अपने रिएक्शन में, उसमें एक लफ्ज़ और उन्होंने जोड़ दिया है, सबका साथ सबका विकास पहले से कहते रहे हैं। और जो जनता ने फिर से विश्वास जताया है, यानी कि जिसको हम बार बार वो कह रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी ना होकर के, यानी कि सबका विश्वास। तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और ये कहते हैं कि विजयी भारत, और ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। आप देखेंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और इंक्लूसिव पॉलिसी को देख रहा हूँ कि जिस तरह के आने वाले 5 सालों में काम होने हैं, स्पीड ऑफ डिलीवरी के साथ साथ इनका एक कन्वर्जेंस, यानी कि सारी चीज़ें एक साथ आके इकट्ठा होंगी, जिससे कि भारत का विकास दर का स्रोत बदलेगा। पहले विकास का स्रोत बड़े इंडस्ट्रीज के माध्यम से आता था। आप देखेंगे जिस प्रकार से जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद विकास का स्रोत मासेस के माध्यम से आ रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कभी कभी निगेटिव भी रहता है, उसके बाद आप देखिए कि ग्रोथ रेट 7% के इर्द गिर्द ही है। तो वो ग्रोथ का स्रोत वो बदल रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा आप पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में, उसके आउटपुट में। और शायद इसीलिए वो बात इस रिएक्शन में कहते हैं एक प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि एक समृद्धशाली भारत की ये कल्पना इस अपने टेन्योर में 5 साल के करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी फरमात अली जुड़ चुके हैं। फरमात, सहारनपुर काफ़ी चर्चित सीट रही है, क्या कुछ वहाँ पर अभी रुझान है, मतगणना कितनी गति से और कहाँ तक पहुँची है? आशुतोष जी, सुबह से ही जैसे मतगणना यहाँ स्टार्ट हुई तभी से गठबंधन के जो हाजी फजल रहमान है वो बढ़त बनाए हुए हैं और तब से लेकर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। और फिलहाल भी उन्हें हाजी फजल रहमान को जो काउंटिंग जो हुई है 3,25,373 मत प्राप्त हुए हैं। और दूसरे नंबर पे जो है राघव लखनपाल बीजेपी ने, उन्हें 2,88,348 मत अभी तक प्राप्त हुए हैं। और हाजी जी जो है गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। जी बिल्कुल धन्यवाद फरमात, आप उस पर नजर बनाए रखिए। अंतिम परिणाम आने तक, अंतिम परिणाम की सूचना हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। और इसी के साथ हम चलते हैं सीधे न्यूज रूम में, जहां पर हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। जी धन्यवाद आशुतोष। जो यहाँ पर जो ताज़ा अपडेट है न्यूज़ रूम की वो ये है कि गठबंधन ने कुछ सीटों पर बढ़त जरूर बनाकर रखी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बढ़त की बात है वो एनडीए ने बनाकर रखी है। और वो सुबह से ही जो रुझान आ रहे हैं वो उसकी लगातार अलग अलग सीटों पर बढ़त को दर्शा रहे हैं। मेरे साथ राजीव जी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजीव जी, इस बार भी क्या मोदी फैक्टर और मोदी मैजिक काम कर गया? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि मतदाताओं ने अपनी बात तो नहीं बताई। किसी ने, ये 7 चरणों का चुनाव हुआ, बड़ा लंबा चुनाव था, और कभी भी ये नहीं लगा कि भाजपा को इतनी बड़ी बढ़त देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनके कामों से मतदाता प्रभावित था और उसने बढ़ चढ़ करके अपना मतदान में अपनी भावनाओं को प्रकट किया और आज आप परिणाम में देख रहे हैं उसको। बिल्कुल, मतदान में उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और उसका असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो असर दिखाई दे रहा है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक सवाल बड़ा यहाँ पर पैदा हो जाता है राजीव जी, कि कौन से 2 वो फैक्टर थे, कौन सी वो 2 चीज़ें थी जो गठबंधन जो है इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के बाद भी एनडीए तक नहीं पहुँच पाया, मोदी की नीतियों को मात नहीं दे पाया? विजय जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो राष्ट्रीयता का मुद्दा था जी,
मुझे लगता है विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पाया कि राष्ट्रीयता को लेकर लोगों में क्या भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। लोग जात पात से ऊपर उठ गए, लोगों ने अपने वर्ग भेद को मिटा दिया और एकजुट होकर के भाजपा के पक्ष में मतदान किया। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता जो थी वो आगे सिर चढ़ करके बोल रही थी मतदाताओं के। दूसरी बात जो थी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन से जुड़कर खासतौर पे जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काम करके दिखाया और उनका काम जो है सामने दिखाई पड़ा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच में था जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे बताई कि जैसे आवास हुआ, शौचालय हुआ, स्वच्छता हुई, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने मतदाताओं को बड़े गहरे से प्रभावित किया। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं ये चुनाव के दौरान जो है युवा मतदाताओं के बीच में भी गया था और एक बहुत बड़ी बात एक सामने आ रही थी जिसको कि मैं समझता हूँ विपक्ष नहीं समझ पाया। युवाओं का कहना था कि नौकरियों का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है, नौकरियों का मतलब उनके पास रोजगार के अवसर। और जैसा कि मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में कहते रहे कि वे युवाओं को नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं बनाना चाहते हैं, वे ऐसा वो भारत तैयार करना चाहते हैं कि युवा दूसरों को नौकरी देने वाले बने। तो मुझे लगता है कि युवाओं में उनके प्रति बहुत जबरदस्त इस बात को लेकर के उत्साह था और वो उत्साह इस बार की आपको उसमें दिखाई पड़ रहा है रुझानों में, और मुझे लग रहा है परिणाम भी लगभग ऐसे ही आने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि युवाओं को जो है नरेंद्र मोदी की सोच जो है वो रास आई कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करना ज्यादा जरूरी है, उनको स्वरोजगार देना, उनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना जिससे वो अपनी जिंदगी बना सके, अपने करियर को बना सके। क्यों राजीव जी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और सच बात यह है कि ये जो मुझे लगता है कि एक कहा गया कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बात कही गई, तो मुझे लगता है इस तरह की भी बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। लोग चाह रहे हैं कि वे स्वयं जो है अपनी मेहनत से पैसा कमाए और वो पैसा जो है उस तरह से ना मिले कि लगे कि खैरात जैसी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी इस देश का नागरिक जो है वो स्वाभिमानी है और वो खैरात के पैसे नहीं चाहता, अपनी मेहनत के पैसे चाहता है, जिसका असर आज के रुझानों में दिख रहा है। फिलहाल हम स्टूडियो में चलेंगे अपने सहयोगी रामेंद्र सिंह के पास वापस। धन्यवाद विजय जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है स्टूडियो में।